हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन, है ना, यानी कि टक्कर। कोलिजन में हमने दोनों तरीके की कोलिजन को डिस्कस कर लिया था, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, दोनों में क्या क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में हमने कहा था कि जो मोमेंटम है और जो एनर्जी है दोनों कंजर्व होंगे। मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होगी दोनों पार्टिकल्स की। ठीक है, और इन इलास्टिक कोलिजन में हमने कहा था कि मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट एनर्जी कंजर्व, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन विल नॉट इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक अंतर था ये भी मैं आप लोगों को समझा चुकी थी कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होने में और पार्टिकल्स की एनर्जी कंजर्व होने में क्या अंतर है। समझ में आ गई बात आपको। आज हम जो है थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है कोलिजन का, ये बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं आगे, तो उसमें कई दिन लग जाते हैं पूरा करने में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के जितना है हम लोग उतना पढ़ेंगे आपके लेवल के हिसाब से। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैंने आपको बताया था कोलिजन दो तरीके की हो गई, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, या आप शॉर्ट में कोलिजन इन 1D भी लिख सकते हैं। वन डायमेंशन में दोनों पढ़ेंगे, कोलिजन आपकी इन इलास्टिक भी और इलास्टिक भी। समझ में आ गई। तो सबसे पहले इन इलास्टिक देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर फर्स्ट कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक 1D यानी कि वन डायमेंशन कोलिजन। ठीक है, तो हुआ क्या, दो पार्टिकल्स हमने लिए। सिचुएशन समझना कि कैसी इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है। ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक से क्या मतलब है और वन डायमेंशन में किस तरीके से हो रही है। दो पार्टिकल्स हैं, एक m1 है, दूसरा आपका m2 है। ये m1 है, ये m2 है। m1 पार्टिकल का बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है u1 और ये मूव नहीं कर रहा, यानी कि इसकी u2 इज इक्वल टू 0 है। मूव कौन कर रहा है, सिर्फ ये पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला पार्टिकल कैसा है, स्टेबल रखा हुआ है। ठीक है, जैसे दो बॉल कंसीडर करो या फिर कोई दो ऐसी चीज़ें कंसीडर करो जिनकी टक्कर के बाद शेप चेंज हो सकती है, क्योंकि हम कौन सी टक्कर पढ़ रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि m1 तो मूव कर रहा है लेकिन m2 स्टेबल है। ठीक है, ये तो कौन सी कंडीशन है, बिफोर कोलिजन, ये सारी कंडीशन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जो है कि दोनों मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये भी, अब तो ये भी मूव करना, क्योंकि जब ये इसे टकराएगा तो ये भी तो मूव करने लग जाएगा। तो बिफोर कोलिजन भले ही इसकी वेलोसिटी 0 हो, लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो टक्कर के बाद ये दोनों कंबाइंड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों कंबाइंड मास बन जाएंगे। तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, बताया था मैंने आपको इन इलास्टिक कोलिजन में प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जिसके बाद ये एक इक्वल वेलोसिटी, कंबाइंड मास एक इक्वल वेलोसिटी से चलेगा और उसको मैंने नाम दे दिया v। समझ में आ गई बात आप सभी को। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, मिलकर के एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, कंसीडर टू पार्टिकल्स m1 एंड m2। ठीक है, बिफोर कोलिजन यानी कि टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन m1 इज मूविंग with u1 velocity but m2 is stable मतलब वो मूव नहीं कर रहा, यानी कि u2 इज इक्वल टू 0, स्टेबल का मतलब। ठीक है, ये तो बात हो गई बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बोथ will converted into combined mass and move with common velocity। कंबाइंड मास के ब्रैकेट में लिख देना m1 प्लस m2 एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी v। ठीक है, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन तो लागू होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, देयरफॉर
बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन यही तो होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन is equals to total momentum of particles after collision। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन कौन सी थी, ये सारी सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की, है ना, और ये सिचुएशन कौन सी है, सारी की सारी आफ्टर कोलिजन। समझ में आ रही है। तो टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम बाद की टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। टोटल मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो मास इनटू वेलोसिटी ये कितना बन गया m1u1, है ना, ये तो अब आप खूब कर चुके हैं। m1u1 प्लस m2u2, u2 तो जीरो है तो ये क्या बन गया m2 इंटू जीरो, दूसरे की वेलोसिटी u2 क्या है जीरो। आफ्टर कोलिजन मास कितना है m1 प्लस m2 है, अलग अलग नहीं है, दोनों कंबाइंड हो गए, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो ये क्या बन गया v। तो इससे मेरे को v इज इक्वल टू कितना मिल गया, v इज इक्वल टू मिल गया m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये तो जीरो हो गया, है ना, v निकालना था मुझे, मैं m1 प्लस m2 को इसके नीचे ले आई। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ से आपको क्या निकल कर के आ गई, वेलोसिटी निकल कर के आ गई किसकी, कंबाइंड मास की, क्योंकि जब हम दोनों पार्टिकल्स को टकराएंगे तो हमें u1 पता था, u2 तो जीरो है ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि v कितना होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों मासेस रखो, m1 ऊपर, m1 यहाँ पे नीचे और m2 यहाँ, और u1 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगी कि कंबाइंड मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को v मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या बताता है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास। ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन ही है, क्योंकि कंबाइंड मास तो आफ्टर कोलिजन ही मिलता है ना, कंबाइंड मास। ठीक है, अब हम यूँ कह रहे थे कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मतलब एनर्जी जो है किस में, इन इलास्टिक कोलिजन में। हम कौन सी कोलिजन पढ़ रहे हैं, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट kinetic energy is not conserved in क्या, inelastic collision, in inelastic collision। ठीक है, तो पहले लिख दो आप बिफोर कोलिजन, तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी बिफोर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना, कितनी होगी, हाफ। देखो ना, पहले पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो पहले पार्टिकल के लिए हाफ, पहले पार्टिकल का मास है m1 और u1 का स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल के लिए m2 तो है पर u2 नहीं है, तो जीरो हो जाएगी, यानी कि ये आपको क्या मिलेगी, प्लस में जीरो। अब आप समझ जाना यहाँ पे कि दूसरे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, आफ्टर कोलिजन कंबाइंड मास कितना है m1 प्लस m2, तो हाफ m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको। हम ये कहते हैं कि जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यानी कि शुरू में एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में एनर्जी लॉस हो जाती है, यानी कि एनर्जी कम हो जाती है, और वो एनर्जी जो कम हुई है, वो कम हुई एनर्जी या तो हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी या फिर साउंड में या किसी भी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हमने किससे दिखाया था, कैपिटल क्यू से दिखाया था। तो हम ये मान लेते हैं कि एनर्जी लॉस मेरे पास डेल्टा के इज़ द एनर्जी लॉस। तो मैंने मान लिया लेट डेल्टा के इज़ द एनर्जी लॉस। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स टकराने के बाद एनर्जी बढ़ नहीं रही, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो कम होगी, एनर्जी लॉस होगा। तो हमने मान लिया कि लेट डेल्टा के इज़ द एनर्जी लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, डेल्टा के एनर्जी लॉस है, इसका मतलब ये है कि बिफोर कोलिजन एनर्जी ज़्यादा है और आफ्टर कोलिजन एनर्जी कम हो गई। पहले अगर मैंने 10 जूल दी तो मेरी आफ्टर कोलिजन 8 ही रह गई, और बाकी की 2 जूल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो वो जो 2 जूल एनर्जी है वही है डेल्टा के, यानी कि वो क्या है, एनर्जी लॉस।
समझ में आ गई बात आपको? तो डेल्टा के कैसे निकालोगे आप? बिफोर कोलिजन में से आफ्टर कोलिजन वाली एनर्जी को घटाकर ही तो निकालोगे। 10 में से हमने 8 घटाया तभी तो 2 मिला। 10 मेरे पास बिफोर कोलिजन थी, 8 मेरे पास आफ्टर कोलिजन थी। माना, मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो बिफोर में से आफ्टर घटा दो, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। सही बात है ये? अरे भाई सही बात है कि नहीं? अब यहाँ पे आप v की वैल्यू रख सकते हो कहाँ से? इक्वेशन 1 से रख दूँ यहाँ पे, इसको मैंने डाल दिया 2। तो हम क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन 1 इंटू 2। यहाँ पे रखोगे v की वैल्यू, रखो तो ज़रा। डेल्टा के कितना आएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे? ये रखोगे, इसका स्क्वायर, यानी कि m1 u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है? अरे भाई सही है कि नहीं है? सिर्फ वैल्यू रखी है मैंने, ठीक है। अब क्या क्या कट गया देखो, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिल गया? डेल्टा के इज इक्वल टू क्या बचा? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। केवल ये बचा, एक तो कैंसिल हो गया। अब देखो, हाफ m1 u1 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, हाफ m1 u1 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। कॉमन ले लो, है भाई? कॉमन ले लो ना, तो आपका क्या आएगा? जब आप कॉमन लोगे, देयरफॉर डेल्टा के इज इक्वल्स टू, डेल्टा के कितना आएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। किस में से कॉमन लिया है? इसमें से कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर? अंदर मेरे पास बचा 1 माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन। एक तो बचा ऊपर m1 और एक नीचे बचा m1 प्लस m2। अरे भाई यही तो बचेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपका डेल्टा के इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इसको सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेकर के। हाफ m1 u1 स्क्वायर, अंदर एलसीएम कितना आएगा? m1 प्लस m2। एलसीएम लेना तो आता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1। तो ये m1 से m1 कैंसिल, तो डेल्टा के कितना आ गया आपके पास? देखो तो ज़रा, देखो m2 बचा ना यहाँ से, तो हमारे पास बचा हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर और नीचे कितना? m1 प्लस m2। ये मेरे पास क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी लॉस आ गया, किस में? इन इलास्टिक कोलिजन में। इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस इन इलास्टिक कोलिजन। अब आप खुद देख रहे हो कि ये जो डेल्टा के की वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब हमने सही किया था कि हमने बिफोर कोलिजन वेलोसिटी में से आफ्टर कोलिजन घटाई थी। इसका मतलब बिफोर कोलिजन ज़्यादा थी, आफ्टर कोलिजन कम थी, तभी तो मेरे को जो क्वांटिटी मिली वो पॉजिटिव मिल रही है। अगर ये वाली ज़्यादा होती, मान लो अगर ज़्यादा होती, तो क्वांटिटी नेगेटिव मिलती मुझे, क्योंकि हमें पता है कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो नेगेटिव मिलती है। हाँ, लेकिन ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो पॉजिटिव मिलती है। तो इसका मतलब हमने क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाया था इसीलिए तो मुझे ये क्वांटिटी पॉजिटिव मिली। इसका मतलब बिफोर कोलिजन एनर्जी ज़्यादा है, आफ्टर कोलिजन कम है। इसका मतलब टक्कर के बाद इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इट इज़ प्रूव्ड दैट equation 3 is energy loss since it is positive quantity, तो डेल्टा के एनर्जी लॉस है, यानी कि आफ्टर कोलिजन एनर्जी कम हुई है आपकी। अगर ज़्यादा होती तो उसके बाद क्या होता? ये क्वांटिटी नेगेटिव मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादा ही है, यानी कि बिफोर कोलिजन एनर्जी ज़्यादा ही है, 10 जूल है, आफ्टर कोलिजन 8 है, तो 2 जूल एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। तो ये थी आपकी इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में कंप्लीट हो गई, ठीक है, हमने निकाल लिया। कल हम करेंगे, आज तो हमने पढ़ी इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में, कल हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन, यानी कि अब दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो इलास्टिक कोलिजन करेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों कंबाइंड हो गए थे, कल कंबाइंड नहीं होंगे, यानी कि ये तो सही होगा कि टक्कर से पहले m2 अभी भी स्टेबल ही होगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, लेकिन एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 लेकर के चलेंगे, दूसरे की v2 लेकर के चलेंगे, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और
काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास दोनों पार्टिकल्स की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी आती है, ये v1 v2। जैसे यहाँ पर तो v1 v2 का तो इशू ही नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही था v, वो हमने निकाल लिया किसमें, इक्वेशन 1 में। समझ में आ गई बात। तो हम कल डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ओके, थैंक यू।